नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जितने भी भारत में टीचिंग कर रहे हैं उन सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। तो उसके चलते हुए हम टेट की तैयारी करा रहे हैं। तो इस चैनल पर हम सभी विषयों की वीडियो डालेंगे जो भी यूपी टेट में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और यूपी टेट के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी वैदिक काल में। संस्कृत के बाद प्राकृत और पाली, उसके बाद अपभ्रंश, और उस अपभ्रंश से ही जो आधुनिक हिंदी है उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक शब्द आ रहा है सौर सैनी। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो भारत में एक प्राचीन काल में एक राज्य था सूरसेन। ठीक है, उस सूरसेन से ही ये सौर सैनी आया है। तो आप ये याद रखिए कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, साधारण बोलचाल की भाषा। जो अगर आप मित्र को पत्र लिखेंगे, पत्र की जो भाषा कैसी होती है? साधारण बोलचाल की भाषा, बहुत जटिल भाषा नहीं होती है। आगे बढ़िए, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा, इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले भारत में बोली जाती थी संस्कृत, उसके बाद प्राकृत और पाली, फिर अपभ्रंश और अब हिंदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा, संस्कृत। भारत की प्रथम देश भाषा संस्कृत है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी में रखी गई है? तो आप देखेंगे कि जब भारत का मैप देखेंगे तो उसमें जो छत्तीसगढ़ है वो भारत की पूर्व दिशा में है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही होगा, पूर्वी हिंदी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह की संख्या है वो 2 है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अगर ये संस्कृत की बात करते तो संस्कृत में आयोग वाह होते हैं 5। तो यहाँ पर हिंदी के बारे में पूछा है इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 2। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है कि 2 वर्णों से मिलकर जो बने होते हैं वो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ऐसी संख्या है 4। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, व्याकरणचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो संज्ञा के भेद यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, 5, 11, 16 या 12। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 5। व्याकरणचार्यों ने संज्ञा के भेद बताए हैं 5। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? तो संज्ञा के भेद हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, यह भाषा का अंग नहीं है? तो देखो, भाषा के जो अंग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 4। कौन कौन से? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इसमें जो लेख है वो भाषा का अंग नहीं है, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि अंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका भाषा का अंग नहीं होता है, तो लेख नहीं होगा इसमें। बाकी 3 है, इसके अलावा अर्थ भी होता है। आगे बढ़िए, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो भाषा की मूलभूत इकाई होती है ध्वनि, यानी भाषा की जो शुरुआत होती है वो ध्वनि से होती है। ठीक है, इसलिए आप इसमें ऑप्शन सी सही लगाइए, ध्वनि चिन्ह। आगे बढ़िए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी कि 343। आगे बढ़िए, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, जैसा इससे पीछे वाला प्रश्न देखा था। ठीक है, तो उसी तरह से भाषा का निर्माण होता है ध्वनि चिन्हों में। उसमें भी बताया गया था कि भाषा की जो प्रथम इकाई वो क्या है, तो ध्वनि चिन्ह। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, ध्वनि चिन्ह। आगे बढ़िए, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? तो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अन या अण प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, इनका प्रयोग किया जाता है।
आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, द्वितीय। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का विकास मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद प्राकृत और पाली, और उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद आधुनिक हिंदी जो अभी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राकृत होगा। ठीक है, संस्कृत से प्राकृत और पाली, उसके बाद अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बारे में पूछा है तो ये प्राकृत से होगा, ऑप्शन सी, सॉरी घ होगा सही, यानी डी प्राकृत। आगे बढ़िए। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो जिसमें व्याकरण और वर्तनी बिल्कुल सही होंगी, शुद्ध भाषा ऐसी होगी मानक भाषा। आपकी ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे, जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए, एक ही वर्ण का दो बार उपयोग हो जाए तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजना। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ग इसमें सही होगा, ऑप्शन सी द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन है, व्यंजना लिखा हुआ है, इसको आप व्यंजन मानिए। ठीक है, द्वित्व व्यंजन। अब जैसे दो बार कैसे, जैसे सज्जन लिखना है तो उसमें जय जो शब्द है जय, उसको दो बार उपयोग किया गया है पप्पन में। ठीक है, पै को दो बार यूज किया गया। इसी तरह से अजी जैसे मरम्मत, ठीक है, तो इसमें माँ के दो बार उपयोग किया गया है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन। आगे बढ़िए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब अगली क्लास में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।